ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चला है, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे ना, फॉरेक्स का जो स्टडी में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा था, वही क्वेश्चन को हम आज भी सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि फॉरेक्स का सारे क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन नहीं हो चुका है। तो ठीक है, तो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बाकी है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए, फटाफट मेरे साथ साथ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 15 रीड कीजिए। तो देखियो बेटा, ये जो इलस्ट्रेशन 15 है ना, ये इलस्ट्रेशन 15 आप लोग के लिए इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। अच्छा, तो क्या आपको मालूम है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग कैसे होता था? इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का मतलब, अगर एक प्रोजेक्ट फॉरेन में होता है, वो प्रोजेक्ट को हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, वो प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ठीक है, चलिए, तो आप लोग जरा कुछ इलस्ट्रेशन 15 को रीड कीजिए। ओके, देखो क्या कह रहा है। अग्नि P Limited is the supplier of leather goods to retailers in the UK। अच्छा, अग्नि लिमिटेड क्या कर रहा है ना, लेदर गुड्स सप्लाई कर रहा है इन द यूके एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो यूके में भी सप्लाई कर रहा है, अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में भी सप्लाई कर रहा है। द कंपनी इज कंसिडरिंग एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर विथ ए मैन्युफैक्चर इज साउथ अमेरिका। इसका मतलब कंपनी एक जॉइंट वेंचर में एंटर करने जा रहा है। तो ठीक है, कहां पे? साउथ अमेरिका में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। द लास्ट कंपनी विल अर्न द टू कंपनीज विल अर्न द टू कंपनी विल ईच ओन 50% ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जॉइंट वेंचर। इसका मतलब जो दोनों कंपनी के पास 50% शेयर रहेगा। तो ठीक है, ओनरशिप का हिस्सा रहेगा 50%। तो ठीक है, एंड विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो जो भी क्योंकि ओनरशिप 50% रहा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पाउंड फॉर 50 लाख ऑफ द इनिशियल कैपिटल इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय आगी पी लिमिटेड। तो ठीक है, तो इनिशियल कैपिटल ए लिमिटेड कितना देगा? 4,50,000 पाउंड। And the equivalent in South America dollar, ऐसे डॉलर is being provided by the foreign partner। तो 4,50,000 पाउंड का जितना इक्विवेलेंट साउथ अमेरिका डॉलर होगा, उतना वो जो पार्टनर वो भी दे देगा। ठीक है, आगे रीड करो। मैनेजर ऑफ द जॉइंट वेंचर एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो जॉइंट वेंचर में इतना नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ सकता है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इतना ही आएगा। व्हिच आर इन नॉर्मल टर्म 1000 में दिया हुआ है, ऐसे डॉलर 1000 में। फिर फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज टू द स्टर्लिंग भी दिया हुआ है। ईयर 1 का कितना इनफ्लो आएगा? 4250, ये सब रुपीज इन 1000। ठीक है, 4250, सॉरी रुपीज मैंने बोला, डॉलर इन 1000। ईयर 2 का 6500, ईयर 3 का 8350। फिर एक्सचेंज रेट मतलब ये फॉरवर्ड रेट, ईयर 1 में रेट रहेगा 10, ईयर 2 में 15, ईयर 3 में 21। ठीक है, फॉर टैक्स रीजन
joint venture of the company is formed specifically for the joint venture। तो टैक्स के लिए हम लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो ठीक है, कुछ बेनिफिट मिलेगा हमको टैक्स में। will be registered in South America। Ignore taxation in your calculation। Assume for your financial advisor, assume you are financial advisor written by AGIP Limited to advise on the proposed joint venture। Calculate the NPV of the project under two assumption। डिस्काउंट रेट आपको यूज करना पड़ेगा 16% फॉर बोथ assumption। दोनों assumption के लिए हमको डिस्काउंट रेट 16% यूज करना पड़ेगा। assumption 1 क्या बोल रहा है? assumption 1 कहता है कि the South American country has exchange control which prohibit the payment of a dividend above 50% of the annual cash flow। तो साउथ अमेरिका कंपनी के पास रेस्ट्रिक्शन है, वो 50% से ऊपर डिविडेंड नहीं दे पाएगा फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस कैन बी रिपेट्रिएटेड एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। मतलब ईयर 1 में जितना प्रॉफिट हुआ जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर ईयर 1 में उसका 50% डिविडेंड के रूप से दे सकता है। आप बोलेंगे सर और जो 50% बचा वो क्या होगा? वो एक्यूमुलेटेड होते रहेगा। जब 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो 3rd ईयर में जितना एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा वो पार्टनर ले लेंगे। लेकिन assumption 2 क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्री इज कंसिडरिंग रिमूव एक्सचेंज कंट्रोल। तो अब कंट्रोल हट गया एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ भी रिपेट्रिएशन का मतलब होता है फॉरेन कंट्री में आपका जो फॉरेन करेंसी इनकम हो रहा है उसको अपना होम कंट्री को ले आओ, तो इसको कहते हैं रिपेट्रिएशन। हर कंट्री का गवर्नमेंट का रूल होता है कि आप जितना भी फॉरेन करेंसी कमाओगे वो सब आपको रिपेट्रिएशन में लाना पड़ेगा अपना होम कंट्री को, ठीक है, ओके। तो अगर रिपेट्रिएशन हट जाएगा तो क्या होगा ना? इफ दिस हैपेंस ऑल कैश फ्लो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अगर रिपेट्रिएशन का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो जितना भी प्रॉफिट कमाएगा कंपनी वो सब हम डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं टू द पार्टनर कंपनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। कमेंट ब्रीफली व्हेदर और नॉट द जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट शुड बी बेस्ड सोनली ऑन दिस कैलकुलेशन। इसका मतलब अगर रिपेट्रिएशन का रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो क्या होगा? अगर रिपेट्रिएशन का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है तो क्या होगा? तो आपको ये दोनों अजम्पशन में आंसर देना पड़ेगा। तो ठीक है, बोलो, लिखो सॉल्यूशन। फॉर assumption 1 क्या आप लोग खुद एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? बोलो हाँ या नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, ठीक है। लिखो देखो फॉरेन प्रोजेक्ट को कैसे आप इवैल्यूएशन करेंगे, तो ठीक है। तो फॉरेन प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करेंगे, इसका मतलब होगा फॉरेन प्रोजेक्ट का एनपीवी आप निकालोगे। अगर फॉरेन प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव होता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, अगर फॉरेन प्रोजेक्ट का एनपीवी नेगेटिव होता है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। जो टॉपिक हम लोग कैपिटल बजटिंग में कवर किए थे, एक्चुअली दिस क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग एंड फॉरेक्स दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट लगेगा जब एनपीवी कैलकुलेशन करेंगे, फिर फॉरेक्स का क्वेश्चन लगेगा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो को कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ठीक है, अब सुनो, ये जो assumption 1 के हिसाब से जितना भी प्रॉफिट होगा कंपनी का वो सारे प्रॉफिट आप उस साल नहीं ले पाओगे
क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, आपको प्रॉफिट का 50% मिलेगा और जो 50% बच जाएगा वो थर्ड ईयर के एंड में मिलेगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस के हिसाब से। जो 50% बच जाएगा आपको थर्ड ईयर का एंड में मिलेगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस के हिसाब से। तो ठीक है, तो चलिए हम एनपीवी कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ईयर 1 2 3, कितने साल? 3 साल। तो ईयर 1 2 3, ठीक है। क्या हो रहा है इस आईपैड को? बोलो इनफ्लो क्या आएगा? अब बोलेंगे सर ये जो इनफ्लो दिया हुआ है, ये इनफ्लो कौन सा करेंसी में दिया हुआ है? ये जो इनफ्लो दिया हुआ है आपको, ये इनफ्लो कौन सा करेंसी में दिया हुआ है? डॉलर में, ठीक है। बोलो पहला साल का प्रॉफिट कितना? सर पहला साल का प्रॉफिट 4250। आप लोग के पास क्वेश्चन शायद होगा, आप क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार क्वेश्चन को चेंज नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, डिले हो रहा है थोड़ा प्रोसेसिंग में, चल रहा है सभी। फोर टू 50, तो आपका जो पहला साल का प्रॉफिट होता है वो 4250, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होता है 6500, थर्ड ईयर का प्रॉफिट होता है 8350। तो आपको इस प्रॉफिट का 50% मिल सकता है। तो इनफ्लो हो जाएगा 4250 का 50%, क्योंकि 4250 इंटू 50%। आप बोलेंगे सर 2125 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2125, तो ठीक है। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना? 6500, 6500 इंटू 50%, 3250, ठीक है। थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना? 8350, 8350, 8350 इंटू 50%, 4175, ठीक है। अच्छा, ये जो था प्रॉफिट का कितना परसेंट? 50%। इसका मतलब इतना आप डिविडेंड दे पाओगे, इसका मतलब इतना आप डिविडेंड दे पाओगे। तो एक काम करो, तुम इधर ही लिखो, मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि एक प्रॉब्लम चल रहा है अभी। मैं अपना नोट में लिखता हूं, ठीक है। क्या था? ईयर, एक मिनट वेट करो, एक मिनट ईयर वेट करो, ईयर 1 2 3। तो इनफ्लो होगा कितना कितना? 2125, फिर उसके बाद 3250, फिर उसके बाद 4175। अच्छा, ये हुआ आपका प्रॉफिट का कितना परसेंट? 50%। सुनो, मैं एक साल के लिए आपको ज्ञान देता हूं। पहला साल का प्रॉफिट हुआ 4250, ये जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट, ओके। इसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बोलो हाँ या नहीं? ये जो 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें 50% और 50%, क्योंकि दोनों पार्टनर है, पार्टनर 1 लेगा 50%, पार्टनर 2 लेगा 50%। तो आपके लिए आप
इसका मतलब एचजीआईपी कंपनी के लिए हिस्सा कितना बनेगा 50%। तो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर का कितना प्रॉफिट 6500। अच्छा 4250 का 50% तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाकी जो 50% कितना 2125 ये कब मिलेगा सर? ये मिलेगा थर्ड ईयर को, ये मिलेगा थर्ड ईयर को, क्योंकि 50% एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। तो ठीक है 65 का 50% बोलो, 6500 का 50% सर 3250, ठीक है 3250। इसका 50% आपको मिलेगा, 50% दूसरे पार्टनर को मिलेगा, तो 3250। अच्छा इसका 3250 भी रह जाएगा, ईयर 3 में मिलेगा। हाँ ईयर 3 का बोलो, ईयर 3 का सर प्रॉफिट कितना, ईयर 3 का प्रॉफिट कितना 8350। तो 8350 का 50% मिलेगा डिविडेंड के हिसाब से, बाकी जो 50% तो 8350 इंटू 50% आपको डिविडेंड का 12 रुपए में मिलेगा 4175। ठीक है तो रह जाएगा भी 4175। ये जो 4175 का 50% आपको मिलेगा, 50% दूसरे पार्टनरों को मिलेगा। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। तो ये जो इनफ्लो ये आपके लिए या दोनों पार्टनर के लिए? आप बोलेंगे सर ये दोनों पार्टनर के लिए, तो ठीक है एजीआईपी डॉलर इनफ्लो, एजीआईपी के लिए डॉलर इनफ्लो कितना होगा, क्योंकि एजीआईपी 50% पार्टनर, क्योंकि एजीआईपी 50% पार्टनर, इसका मतलब इसका 15% 2125 का 50% एजीआईपी को मिलेगा। कितना आ रहा है 1062.5, तो 1062.5। आप 0.5 को भी इग्नोर कर सकते हो फ्रैक्शन के लिए, तो चलिए 1062 हम लेते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। 3250 का 50% आपको मिलेगा, तो 1625, ठीक है। 4175 का 50% मिलेगा 2087.5, 2087.5 और ऊपर में हम 0.5 इग्नोर किए थे, अब 8 हम कर देते, तो ठीक है। ये जो 50% आपको मिला, ये 50% हो जाएगा क्या आपका डिविडेंड इनकम, क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड इनकम। लेकिन थर्ड ईयर में आपको एक्यूमुलेटेड बैलेंस का 50% भी मिलेगा, मतलब एक्यूमुलेटेड बैलेंस का आपका जितना हिस्सा बनता है उतना भी मिलेगा। बोलो एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना होगा? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट में 2125 एक्यूमुलेटेड होगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट में 2125 एक्यूमुलेटेड होगा, सेकेंड ईयर प्रॉफिट का 3250 एक्यूमुलेटेड होगा, थर्ड ईयर प्रॉफिट का 4175 एक्यूमुलेटेड होगा। इसका मतलब टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना रहेगा? टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस रहेगा 2125 प्लस 3250 प्लस 4175। बोलो कितना आ रहा है? 2125 प्लस 3250 प्लस 4175, ये आ रहा है 9550। मैडम मैं जो ऊपर में लिख रहा हूं ये मेरा वर्किंग, तो तुम वर्किंग और कहीं पे लिखना, तो ठीक है ऐसे मत लिखना, आपको आप प्रेजेंटेशन फेयर होना चाहिए। तो ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस ईयर 3 में होता है, ईयर 3 में जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है वो होता है 9550। तो इसमें आपको आपका हिस्सा मिलेगा 50%, तो इंटू 50% सर 4775 आपको मिलेगा, 4775 आपको मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर आपको मिल रहा है 1062, सेकेंड ईयर आपको मिल रहा है 1625, थर्ड ईयर आपको कुल मिला के मिल रहा है 4775 प्लस 2088 6863। ये जो इनफ्लो, ये इनफ्लो आपको डॉलर में आएगा, लेकिन आप
कौन है आप? AGIP का कंपनी। तो आपका होम करेंसी होता है पाउंड, आपका होम करेंसी होता है पाउंड, आपका होम करेंसी होता है क्या? पाउंड। तो ठीक है, इसका मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। बोलो एक्सचेंज रेट, बोलो एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट आपको क्या चाहिए? कौन सा एक्सचेंज रेट चाहिए? $1 इज इक्वल टू कितना पाउंड, या 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना डॉलर? बोलो कौन सा एक्सचेंज रेट चाहिए? सुनो, तुम डॉलर को कन्वर्ट करना चाहते हो पाउंड को, तुम डॉलर को कन्वर्ट करना चाहते हो पाउंड को, इसका मतलब तुमको एक्सचेंज रेट चाहिए होगा $1 इज इक्वल टू कितना पाउंड, नॉट 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना डॉलर। ठीक है, तो आप देखो एक्सचेंज रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, $1 इज इक्वल टू कितना पाउंड, या 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना डॉलर? क्या आप बोल सकते हो? क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से एक्सचेंज रेट बोला, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला एक्सचेंज रेट, जरा बताइए। क्वेश्चन के हिसाब से एक्सचेंज रेट दिया हुआ है टू द स्टर्लिंग, ऐसे लिखा है फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट क्या? टू स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब होता है पाउंड, स्टर्लिंग का मतलब होता है पाउंड। इसका मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना डॉलर? फॉरवर्ड रेटेड टू स्टर्लिंग, फॉरवर्ड रेटेड टू द स्टर्लिंग का मतलब होता है 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना डॉलर? तो बोलो पहला साल का 1 पाउंड इज इक्वल टू $10, इसका मतलब इंप्लाइज दैट $1 इज इक्वल टू 1/10 पाउंड। सेकेंड ईयर के लिए $1 1 पाउंड इज इक्वल टू $15, तो $1 इज इक्वल टू 1/15 पाउंड। तो इसका मतलब हमको इनडायरेक्ट कोड कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक्सचेंज रेट हो जाएगा 1/10, कितना होगा 1/10, फिर होगा 1/15, फिर कितना होगा 1/10 1/15, उसके बाद 1/21। अब बोलो इनफ्लो आ जाएगा पाउंड में, क्योंकि ये डॉलर वाला इनफ्लो था। अगर आप एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई करोगे $1 इज इक्वल टू कितना पाउंड, तो आपको इनफ्लो मिल जाएगा पाउंड में। बोलो पाउंड में आपको इनफ्लो कितना मिल रहा है? सर ये तो होगा 106, ये तो होगा 106 बेटा, हाँ ठीक है, ये होगा 1625 डिवाइड इंटू 1/15। करो कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा है 1625 डिवाइड बाई 15 कर दो। सर 108.33, तो 108 मैं राउंड अप करके ले रहा हूं, आप लोग को किसी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो राउंड अप में तो 108, फिर $6863 डिवाइड बाई 21 करो, 326.8, तो 327 कर दो, 327। तो ठीक है, मेरा जगह खत्म हो गया, मैं दूसरे कलम को जा रहा हूं। मुझे इनफ्लो मिल गया कौन सा करेंसी में? पाउंड में, 106 108 327। अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 16%, क्योंकि क्वेश्चन में 16% का डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। 1 + 16% डिवाइड बाई इक्वल टू 0.8
0.862, 0.743, फिर 0.60641 करो, 641। अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ये कौन सा करेंसी में आएगा, ये पाउंड में आएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू पाउंड में कितना हो रहा है बोलो, 106 इंटू 0.862, सर 91.37, 108 इंटू 0.743, सर 80.24, 327 इंटू 0.641, सर 209.61, 209.61। अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ये पाउंड में आएगा आपका 91.37 प्लस 80.24 प्लस 209.61, ये आ रहा है आपका 381.22। ये क्या होगा, सॉरी पाउंड तो होगा, जरूर पाउंड होगा, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बोलो आप एचजीआईपी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट किए थे, 4,50,000 पाउंड। इसका मतलब 450 हम माइनस करेंगे क्योंकि रुपीज इन 1000, सॉरी फिगर इन 1000 हमको लेना है, फिगर इन 1000 हमको लेना है, तो एनपीवी बोलो कितना आएगा, -450 आ जाएगा 68.78 नेगेटिव। अगर ऑप्शन 1 या अजम्पशन 1 रहेगा तो प्रोजेक्ट हमारा नुकसान कर रहा है, हम प्रोजेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ठीक है, अगर रिपैट्रिएशन का रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर रिपैट्रिएशन का रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव आ रहा है। अब हम देखेंगे अजम्पशन 2 में क्या होगा आपका आंसर। अब हम लोग देखेंगे अजम्पशन 2 में क्या होगा आंसर। आप बोलेंगे सर अजम्पशन 2 क्या कह रहे हैं, अजम्पशन 2 क्या कह रहा है कि आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। अजम्पशन 2 कह रहा है कि आपको कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब आपका हिस्सा जितना बनता है आप उसी साल उतना ले सकते हो, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। तो बोलो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, हम एनपीवी कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक है, हम एनपीवी कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक है। बोलो ईयर, सर 1 2 3, ठीक है। मैं डायरेक्ट, अच्छा प्रॉफिट ऑब्लिक इनफ्लो ऑफ जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट ऑब्लिक इनफ्लो ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का कितना प्रॉफिट हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, 4250, 6500, 8350। तो ठीक है, एक बात सोचो कि यहां रिपैट्रिएशन का रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता है। इसका मतलब जॉइंट वेंचर अगर चाहेगा तो 4250 को अपने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो अगर जॉइंट वेंचर 4250 को अपना पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो आप 50% पार्टनर, हम एचजीआईपी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम एचजीआईपी के लिए कैलकुलेशन करें तो एचजीआईपी हमारा 50% पार्टनर। बोले सर नो, एस। इसका मतलब एचजीआईपी को इसका 50% उसी साल मिल जाएगा। तो एचजीआईपी शेयर डॉलर में, एचजीआईपी का शेयर कौन सा करेंसी में, डॉलर करेंसी में। बोलो 4250 का
50%, 2125। और सुनो, इसका 50% आपको मिल गया। आप बोलेंगे सर बाकी 50% क्या थर्ड ईयर के बाद मिलेगा? बेटा नहीं, ये जो बाकी 50% वो तो दूसरे पार्टनर का, आप 50% पार्टनर, तो जो भी प्रॉफिट आया उसका 50% आपको मिल गया। 50% का 50% अजम्पशन 1 में मिला था, इसीलिए एकदम थर्ड ईयर में बाकी 50% का 50% आपको मिला। तो लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपका जितना भी शेयर आपको एंटर मिल रहा है। तो 6500 का 50% आपको मिल जाएगा, 6500 का 50% आपको मिल जाएगा 3250। 8350 का 50% आपको मिल जाएगा 4175। 8% 8350 का मिल जाएगा। तो बोलो अब एक्सचेंज रेट वही तो 1/10 होगा, 1/15 होगा, 1/21 होगा। तो अब बोलो इनफ्लो पाउंड में आ जाएगा, इनफ्लो पाउंड में आ जाएगा। तो अगर इनफ्लो पाउंड में आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2125। यार 212 पॉइंट में इग्नोर कर रहा हूं, बाकी अगर कहीं पे भी 0.5 आएगा तो मैं एक ऐड करके ले लूंगा। तो ठीक है, 212 3250 इसको 216 तो 217 कर दो, 8350 3976 तो 398 कर दो, 398 क्या 4175 198 आ रहा है। गलत कैलकुलेशन हो गया मेरे द्वारा, ये 198.8 199 कर दो। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलो 16% में, 16% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.862 0.743 0.641 तो 0.862 0.743 0.641। अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है आपका? टू 112 इंटू 0.862 182.74 182.74। ठीक है, 217 इंटू 0.743 161.23। ठीक है, 199 इंटू 0.641 127.56 127.56। अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आ रहा है? 182.74 प्लस 161.23 प्लस 127.56। सर प्रेजेंट वैल्यू फॉर इनफ्लो आ रहा है 471.53, ये पाउंड में आएगा, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना था 450, तो एनपीवी आपका आ रहा है, एनपीवी आपका आ रहा है 21.53, एनपीवी आपका आ रहा है 21.53। बोलो इस अजम्पशन में एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, पहला वाला अजम्पशन में एनपीवी नेगेटिव आ रहा था। तो इसका मतलब आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे या अजम्पशन 2 के हिसाब से प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे? तो कंक्लूजन लिखो। बोलो क्या होगा आपका कंक्लूजन? अब तभी
उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे अगर रिपेट्रिएशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। तो इफ देयर विल बी नो if there will be no restriction, if there will be no restriction, then the project shall be accepted. अगर रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो हम प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। अब बोलेंगे सर हम अभी क्या करेंगे, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है, बेटा इलस्ट्रेशन 13 हम लोग का ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 13 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम 13 बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर अभी आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 14 करेंगे क्या? इलस्ट्रेशन 14 का कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखो। इलस्ट्रेशन 14 का कॉन्सेप्ट, अच्छा ये कैश इनफ्लो, फॉरेन करेंसी, इंडियन एक्सपोर्ट हैविंग टू इनफ्लो। $14 भी नहीं होगा, वो एक्सपोजर नेटिंग का कॉन्सेप्ट है, शायद वो कॉन्सेप्ट आपका नहीं कवर हुआ है। $13 तो हो चुका है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। कॉन्सेप्ट लिखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। आप बोलेंगे सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, हम सारे चीज कवर करेंगे, आप सुनो। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब बोलेंगे सर और एक बार बता दीजिए, तो और एक बार मैं बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। फॉरवर्ड का मान लो ये 10 अगस्त 2022, आपको 6 मंथ के बाद डॉलर चाहिए, 6 मंथ के बाद यू वांट डॉलर। अगर 6 महीने के बाद आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे डॉलर दो, तो 6 महीने के बाद का जो स्पॉट रेट होगा वही रेट अप्लाई होगा। आपको डॉलर कब चाहिए, आपको डॉलर चाहिए 6 महीने के बाद। आज
मान लो 10 अगस्त 2022 आपको डॉलर चाहिए 6 महीने के बाद। आप 6 महीने के बाद अगर बैंक के पास जाएंगे, अगर आप 6 महीने के बाद बैंक के पास जाओगे तो 6 महीने का बाद का जो स्पॉट रेट होगा वही रेट लगेगा। अगर आज आप बैंक के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि बोलो बैंक 6 महीने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम मुझे फॉरेन करेंसी डॉलर दोगे, क्या रेट लोगे? और जो रेट बोलोगे उसी दिन में वही रेट में सेटलमेंट करूंगा, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मेरे साथ। तो वो जो रेट लगाए उसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट। क्या? फॉरवर्ड रेट। तो ठीक है, ये तो था हम लोग का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। इससे इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, और इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हम लोग क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर इसका मॉडिफिकेशन क्या है? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफिकेशन करना क्यों क्यों मॉडिफिकेशन का जरूरत क्या है? तो बोलो, सोचो। मान लो ये मिस्टर राम, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लो ये मिस्टर राम, आज का डेट में ले रहा हूं 10 अगस्त 2022। ठीक है, 10 अगस्त 2022 में राम क्या क्या ना यूएसए पार्टी को सेल किया, मतलब यूएसए पार्टी को एक्सपोर्ट किया। कौन? मिस्टर राम, इसका नाम राम। अब बोलेंगे सर राम का घर कहां पे? राम का घर इंडिया में। ओके बेटा, राम का घर कहां पे? इंडिया में। तो ठीक है, अब बोलेंगे ये जो सेल हुआ एक क्रेडिट में सेल हुआ, ये सेल क्रेडिट में हुआ 6 मंथ का। ये जो सेल हुआ एक क्रेडिट में सेल हुआ कितने महीने का? 6 मंथ का। इसका मतलब जो फॉरेन पार्टी वो राम को डॉलर कब पे करेगा? 6 मंथ के बाद। आफ्टर 6 मंथ ही विल पे। इसका मतलब राम आज कंफर्म है, राम आज कंफर्म है कि उसको डॉलर मिलने वाला है। बोलो आज या 6 महीने के बाद? राम कंफर्म है कि उसको डॉलर मिलने वाला है आज या 6 महीने के बाद? आप बोलेंगे सर 6 महीने के बाद। तो ठीक है, तो उसके हिसाब से राम ने क्या किया ना, बैंक के पास चला गया। उसके हिसाब से मिस्टर राम ने क्या किया ना, बैंक के पास चला गया और बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई बैंक, मैं तुम्हें 6 महीने के बाद, मैं तुम्हें 6 महीने के बाद डॉलर सेल करूंगा, क्योंकि मुझे 6 महीने के बाद डॉलर मिलने वाला है। बैंक ने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनो, अगर एक बार आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे तो, अगर एक बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करोगे तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू ऑल पार्टी। बैंक इधर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया मिस्टर राम के साथ, बैंक इधर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया मिस्टर राम के साथ डॉलर को बाय करने के लिए, और राम बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया डॉलर को सेल करने के लिए। इसका मतलब 6 महीने के बाद राम डॉलर सेल करेगा, करेगा ही करेगा, बैंक डॉलर बाय करेगा ही करेगा। तो ठीक है,
यहां तक आप क्लियर? यस और नो? आप बोलेंगे सर हाँ हम लोग यहां तक क्लियर। अब क्या हुआ, राम जो 6 महीने के बाद डॉलर सेल करेगा, राम जो 6 महीने के बाद डॉलर सेल करेगा, क्या आप लोग को मालूम है राम को फॉरेन पार्टी 6 महीने के बाद डॉलर देगा? आप बोलेंगे हाँ सर। किसी भी कारण के वजह से, किसी भी कारण के वजह से फॉरेन पार्टी अगर राम को डॉलर नहीं देता है तो, किसी भी कारण के वजह से अगर फॉरेन पार्टी राम को डॉलर नहीं देगा तो राम बोलेगा अरे यार मैं तो फंस गया। तुम भी बोलोगे हाँ हाँ राम तुम तो फंस गया। राम बोलेगा ठीक है चलो फॉरेन पार्टी मुझे डॉलर नहीं दिया तो उसको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन अब जो मैंने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या होगा? आप जाके बैंक को रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे जो फॉरेन करेंसी देने वाला था वो बोलता है कि और नहीं देगा, तो मैं तुम्हारे साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर चुका हूं, आप बताइए इसका क्या होगा? बैंक बोलेगा कुछ नहीं, उसका मॉडिफिकेशन करवा देंगे हम, उसका मॉडिफिकेशन करवा देंगे। आप बोलेंगे सर मॉडिफिकेशन का मतलब? बैंक बोलेगा तो ठीक है तुम आओ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो ठीक है मॉडिफिकेशन करेंगे, आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देना होगा और कुछ नहीं, आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देना होगा और कुछ नहीं। आप बोलेंगे सर इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन, आंसर इज यस। इसका मतलब किसी के कारण के वजह से अगर आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिल रहा है या और आपको फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए तो उस वक्त आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो लिखो आरो देखिए मेरे साथ साथ। वंस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, मतलब एक बार आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, इट मस्ट बी बाइंडिंग टू बोथ पार्टीज। मतलब एक बार आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए इसका मतलब ये दोनों पार्टी के लिए बाइंडिंग है, ये दोनों पार्टी के लिए बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब बैंक भी ऑनर करना पड़ेगा, बैंक को भी ऑनर करना पड़ेगा, कस्टमर को भी ऑनर करना पड़ेगा। हाउएवर ड्यू टू सम genuine reason, however due to some genuine reason forward contract cannot be honored। कुछ कारण ऐसे होता है कि वो जेन्युइन ही होगा तो उसका ऑनर नहीं हो पाएगा। इन दिस केस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मॉडिफाइड। यहाँ पे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है बोलो, आप बोलेंगे सर मॉडिफिकेशन में क्या होता है? अब बोलो, ये हुआ हमारा मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट, इसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। आप इस दिन कॉन्ट्रैक्ट किए हो, ध्यान से समझो, आप इस दिन कॉन्ट्रैक्ट किए हो, इस दिन सेटलमेंट होगा, तो ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले
आपको पता चला कि फॉरेन पार्टी और पैसा नहीं देगा, ड्यू डेट से पहले आपको पता चला कि फॉरेन पार्टी और पैसा नहीं देगा और डॉलर नहीं देगा, तो जिस दिन आपको पता चलता है कि फॉरेन पार्टी आपको डॉलर नहीं देगा या आपको डॉलर नहीं चाहिए, आप उसी दिन जाके बैंक को रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। आप उसी दिन जाके बैंक को रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, ठीक है। इसका मतलब ड्यू डेट से पहले आपको पता चला, इसका मतलब ड्यू डेट का पहले आपको पता चला कि आपको और फॉरवर्ड फॉरेन करेंसी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब आप ड्यू डेट से पहले जाके बैंक को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, बैंक को इन्फॉर्म करोगे कि मैं जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर किया था और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऑनर नहीं कर पाऊंगा, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मुझे कैंसिल करना है। इसका मतलब ये जो कैंसिल होगा ये हो जाएगा कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। ये क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। तो ठीक है, अब बोलेंगे सर हम इस दिन जाके कॉन्ट्रैक्ट किए, भाई कोई बात नहीं, वो कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर और क्या हो सकता है? मान लो आप इस दिन जाके कॉन्ट्रैक्ट किए, इस दिन जाके बैंक को इन्फॉर्म करते हो, ये कौन सा दिन था? ये ड्यू डेट था। अगर ड्यू डेट के दिन आप जाके बैंक को इन्फॉर्म करोगे कि भाई मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, वो हमारे लिए हो जाएगा कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। वो हो जाएगा हमारे लिए कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। तो ठीक है, आप ड्यू डेट के दिन भी नहीं गए हो तो बैंक क्या करेगा? आपके लिए 15 दिन तक वेट करेगा। बैंक क्या करेगा ना, आपके लिए 15 दिन तक वेट करेगा। हो सकता है आप ड्यू डेट के बाद, लेकिन 15 दिन से पहले बैंक को कंसल्ट कर सकते हो। तो आपने क्या किया ना, ड्यू डेट के बाद लेकिन 15 दिन के पहले आप बैंक के पास गए, आप बोले कि बैंक जी मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। वो हमारे लिए बन जाएगा कैंसिलेशन आफ्टर ड्यू डेट। वो हो जाएगा हमारे लिए कैंसिलेशन आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 15 डेज। ड्यू डेट के बाद लेकिन 15 दिन से पहले। आप बोलेंगे सर 15 दिन हो गया और बैंक इंतजार आपके लिए नहीं करेगा, आप बैंक के पास नहीं गए हो तो भी बैंक ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। ये 15 दिन कहां से काउंट होगा? ड्यू डेट से। तो ड्यू डेट के बाद अगर आप नहीं जाते हो तो 15 दिन बैंक वेट करेगा, 15 दिन के बाद बैंक ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन कर देगा। हम इसको बोलेंगे क्या? ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। क्या हो रहा है ये आईपैड का? वो हमारे लिए बन जाएगा ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। इसका मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो कैंसिलेशन 4 प्रकार का होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो चार प्रकार का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 4 प्रकार का कैंसिलेशन हो सकता है। बोलो, पहला वन कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट,
cancellation on due date, cancellation after due date but before 15 days, and automatic cancellation and automatic cancellation। पहले इसको कॉपी करो, फिर एक एक कंसेप्ट हम चर्चा करेंगे। मारो कॉपी, मारो इसको पेन। ओके, कॉपी हो गया तो लिखो। मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी द फॉलोइंग्स। ये सबको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस सबको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला होता है कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सोचो, सुनो, आपको फॉरेन पार्टी ने बोला कि मैं और तुम्हें डॉलर नहीं दूंगा, तुमको क्या करना है करो, मेरा क्या उखाड़ना है उखाड़ो। ठीक है, मैं तुम्हें और डॉलर पे नहीं करूंगा, चलो तुम्हारा क्या करना है तुम कर लो। इसका मतलब मिस्टर राम को अब यही लगता है कि उसको और कभी भी फॉरेन करेंसी नहीं मिलने वाला है। कभी भी फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगा, ना काल मिलेगा, ना परसों मिलेगा, ना 6 महीने के बाद मिलेगा। इसका मतलब राम के लिए यही इंस्ट्रूमेंट रहेगा कि मिस्टर राम को वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कैंसिलेशन। अगर फॉरेन पार्टी ने ड्यू डेट से पहले बताता है कि मैं और नहीं दूंगा, तो आपको ड्यू डेट से पहले कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ऑन ड्यू डेट कहता है तो आपको ड्यू डेट के दिन कैंसिल करना पड़ेगा, और ड्यू डेट के बाद 15 दिन के पहले अगर बोलता है तो आपको कैंसिलेशन करना पड़ेगा उसके बीच में। अगर नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता है तो 15 दिन के बाद आप कैंसिल कर दोगे, बैंक ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। तो ठीक है, लेकिन फॉरेन पार्टी क्या कह रहा है कि भाई राम, मुझे तुमको कुछ डॉलर देने था क्योंकि मैंने तुमसे कुछ माल बाय किया था। जो ड्यू डेट हमारा था, मैं उस ड्यू डेट के दिन नहीं दे पाऊंगा, मुझे और 1 महीना ज्यादा चाहिए। इसका मतलब पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 महीने का हुआ था, अब वो कह रहा है कि हाँ 6 महीने के बाद तो मुझे देना था लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे और 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए। इसका मतलब ड्यू डेट के दिन आपको नहीं मिलेगा डॉलर। क्या आप यही सोचते हो कि आपको कभी भी डॉलर नहीं मिलेगा? आप बोलेंगे ना सर हमको डॉलर मिलेगा। हाँ, ड्यू डेट के दिन नहीं मिलेगा तो क्या हुआ?
ड्यू डेट के दिन नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, हमें तो एक महीने के बाद मिलेगा। आप इधर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे या बैंक को बोलेगी कि बैंक जी मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत करो, मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करो। क्या बोलोगे? बोलो। आप बोलेगे कि मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत करो, मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करो, वो भी आ जाएगा। अच्छा, कैंसिलेशन होगा तो कैंसिलेशन में क्या क्या आएगा? कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, और क्या? आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 15 days, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। अगर कैंसिलेशन होगा तो इतना प्रकार का हो सकता है। क्या मेरे बात आपको क्लियर? बोलो यस और नो। आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर, आप बोलेंगे हाँ सर हम क्लियर, तो ठीक है। अब बोलो, आप कैंसिल नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो वो बन जाएगा आपके लिए एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या? एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है। आप बोलेंगे सर और कुछ हो सकता है? अच्छा, मैं यहीं पे आपको नहीं, मैं पहले हेडिंग लिख रहा हूं फिर बाद में लिखूंगा। अब देखो वो जो ग्राफ उसको देखो, फॉरेन पार्टी को 6 महीने के बाद डॉलर देना था। फॉरेन पार्टी 6 महीने के बाद डॉलर आपको देना था, लेकिन फॉरेन पार्टी ने क्या किया? 6 महीना का पहले आपको डॉलर दे दिया। तो मुझे डॉलर मिलना वाला था 6 महीने के बाद, लेकिन तुरंत मुझे डॉलर मिल गया। फॉरेन पार्टी बहुत अच्छा आदमी आया, वो बोला कि चलो भाई मेरा जो डॉलर देने वाला था 6 महीने के बाद मैं आपको आज दे दे रहा हूं, मतलब 6 महीने से पहले। इसका मतलब आपको ड्यू डेट से पहले डॉलर मिल गया, आपको ड्यू डेट से पहले डॉलर मिल गया, तो ठीक है। आप इसको क्या करोगे? आप बोलेंगे सर हम डॉलर को रख लेंगे, फिर ड्यू डेट के दिन जाके बैंक को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दे देंगे, चलेगा, कोई बात नहीं। आपको ड्यू डेट से पहले डॉलर मिल जाता है तो आप उसको रख सकते हैं पास में, ड्यू डेट के दिन आप जाके बैंक को दे सकते हो। नहीं तो आप ईयरली सेल कर सकते हो, इसको कहते हैं ईयरली डिलीवरी, मतलब इन एडवांस आप कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करोगे। तो तीसरा मॉडिफिकेशन होगा ईयरली डिलीवरी। ईयरली डिलीवरी मतलब डिलीवरी जिस दिन होना था उसके पहले हो जाता है, तो ठीक है, इसको कहते हैं ईयरली डिलीवरी। अब चलो, मान लो फॉरेन पार्टी आपको $100 देने वाला था। कितने डॉलर का था? $100। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए थे $100 का। अगर फॉरेन पार्टी आपको $100 देना था तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी किए थे $100 का, लेकिन अब फॉरेन पार्टी कहता है कि मैं तुम्हें $80 दूंगा, बाकी $20 या तो नहीं दे सकता हूं, या तो $20 में और 1 महीने के बाद दूंगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त हम लोग बोलेंगे
कि पार्शियल ऑनर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना, पार्शियल ऑनर ऑफ क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑनर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब $100 आपको मिलने वाला था, आपको $80 मिल रहा है, तो आप $80 कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऑनर करोगे। बाकी $20 के लिए या तो आप कैंसिलेशन कर सकते हो या तो एक्सटेंशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो लेकिन वो हेडिंग हमारे लिए बनेगा क्या, पार्शियल ऑनर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप उसको बोलोगे कि पार्शियल ऑनर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आइए हम पहले समझेंगे कैंसिलेशन को। बाकी जो तीनों है इसमें कैंसिलेशन का रूल ही लगेगा। तो इसका मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होता है क्या, कैंसिलेशन। इसका मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होता है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होता है क्या, कैंसिलेशन। तो ठीक है, अब लिखो कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। सबसे पहले हम कवर करेंगे कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। तो ठीक है, नहीं इसको हम टुडे नहीं बोलेंगे, टुडे हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको बोलेंगे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलेंगे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए मिस्टर राम, मिस्टर राम सेल $, मिस्टर राम जो कॉन्ट्रैक्ट किया था डॉलर बाय करने के लिए या डॉलर सेल करने के लिए, डॉलर सेल करने के लिए 6 मंथ। लेकिन ये होता है डेट ऑफ कैंसिलेशन, ये होगा ड्यू डेट। अब ड्यू डेट से पहले मिस्टर राम कैंसिल करना चाहता है, ड्यू डेट से पहले मिस्टर राम कैंसिल करना चाहता है। आप बोलेंगे सर कितने $, के लिए कैंसिलेशन किया था, सर कितने $, के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, मान लो $10,000। तो आपका फॉरवर्ड रेट था $1 इज इक्वल टू ₹40। बोलो ये आस्क होगा या बीड होगा, आस्क होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, बीड होगा। ये बीड होगा। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि मिस्टर राम कॉन्ट्रैक्ट किया था डॉलर को सेल करने के लिए, तो बैंक बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। अगर बैंक बाय करता है तो बीड रेट में बाय करता है, तो आपका फॉरवर्ड रेट यही था। लेकिन आप मान लो यहां से यहां 2 मंथ, अच्छा ये जो फॉरवर्ड रेट है ये 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, कब से, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। आप इसको इस ग्राफ को भी कॉपी करो, क्योंकि ग्राफ आपके पास नहीं रहेगा तो आपको समझने थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट, तो ठीक। क्या आपको पता है यहां से मतलब जिस दिन आप कैंसिल कर रहे हो वहां से ड्यू डेट कितने महीने, 2 महीने, तो यहां तक भी एक 2 मंथ फॉरवर्ड रेट होगा, एक 2 मंथ फॉरवर्ड रेट होगा, ठीक है।
तो इस दिन कैंसिल किया, लेकिन हिसाब होगा ड्यू डेट में। आप इस दिन कैंसिलेशन का कंप्लेन बैंक को दे के चलाएंगे, बैंक बोलेगा कि ठीक है ड्यू डेट का दिन हम आपको बुलाएंगे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा ड्यू डेट, ये हो गया हमारा ड्यू डेट। बैंक मिस्टर राम को बुलाएगा, बैंक मिस्टर राम को बुलाएगा, बैंक राम को बुला लिया, राम बैंक के मैनेजर के पास बैठे होंगे। मैनेजर जी बोलेंगे कि भाई राम, आज के दिन तुमको $10,000 देना है। राम बोलेगा कि सर मैं नहीं दे सकता। बैंक बोलेगा क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंने कैंसिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका हूं 2 महीने के पहले। तो ठीक है, बैंक बोलेगा तो ठीक है, तुम एक काम करो, हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको एक्चुअली डॉलर नहीं देना है, लेकिन हम कैलकुलेशन तो करेंगे ना, कैलकुलेशन हम करेंगे। इसका मतलब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें डॉलर दे दीजिए। राम बोलेगा सर मैं डॉलर कहां से लाऊं? बैंक बोलेगा कि भाई तुम्हें डॉलर नहीं चाहिए, तो एक काम करो, अगर आज तुम्हारे पास डॉलर होता, अगर आज तुम्हारे पास डॉलर होता तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर सकते हो। राम जी ने बोला हाँ। तो ठीक है, एक काम करो, ये जो कैंसिलेशन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट किए हो, ये जो कैंसिलेशन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट किए हो, इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से तुम मेरे से डॉलर ले लो। ये जो कैंसिलेशन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट किए हो, इसके वजह से तुम मेरे से डॉलर ले लो। राम बोला ठीक है, ये कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के वजह से मैंने आपसे डॉलर ले लिया, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें डॉलर दे दो, बात बराबर हो जाएगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें डॉलर दे दो। तो ठीक है, इसका मतलब ये जो कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा ये हमेशा ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये जो कैंसिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये हमेशा ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप सेल के लिए किए हो, कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट को आपको बाय करने के लिए करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 मंथ फॉरवर्ड रेट था, ये सपोज $1 था, $1 था 42। बोलो ये 42 बीड होना चाहिए या आस्क होना चाहिए? आस्क। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए किए थे आप कस्टमर, तो कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करने के लिए करना पड़ेगा। तो अगर बाय करने के लिए करोगे तो बाय के लिए कौन सा रेट लगता है? आस्क रेट। क्या मेरे बात आपको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अगर मेरे बात आपको समझ में आया तो बोलो तारा रड़ा। ठीक है, बोलो तारा रड़ा। तो अब बोलो कस्टमर बेचारा क्या करेगा? कस्टमर कैंसिलेशन के लिए पहले सेल करेगा आज पर ओसी का मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेशन के लिए कस्टमर पहले सेल करेगा आज पर ओसी का मतलब होता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कस्टमर ओसी के हिसाब से सेल करेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सेल के लिए हुआ था ना, अगर कस्टमर ओसी के हिसाब से सेल करेगा तो कस्टमर का क्या होगा? सर कस्टमर के लिए 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40 सर 4 लाख इनफ्लो होगा। ये सब हाइपोथेटिकल हो रहा है, मतलब ये सब सेटलमेंट के लिए इतना प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, तो इनफ्लो होगा।
तो कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर को बाय करना पड़ेगा 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, फिर कौन सा रेट, आस्क रेट, क्योंकि कस्टमर बाय करेगा तो आस्क करेगा। तो बाय एज पर कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट, बाय एज पर कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट। कितना बाय करोगे, 10,000 इंटू 42 में बाय करोगे, तो 10,000 इंटू 42 कम्स टू 4,20,000। इतना कस्टमर को माइनस होगा क्योंकि आउटफ्लो जाएगा। बैंक बोलेगा भाई ठीक है, तुम एक काम करो 20,000 दे दो, कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर हैव टू पे, बोलो कितना, 20,000। अगर कस्टमर 20,000 दे दिया तो बैंक बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, कैंसिलेशन हो गया, चलो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो, आप अपना घर चलो। अगर इतना नहीं करोगे तब हम कोर्ट में जाके केस करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या बेटा आपको कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट समझ में आया, बोलो यस और नो। क्या बेटा आपको कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट समझ में आया, बोलो यस और नो। हाँ सर समझ में आ गया। तो क्या हम आगे चल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब हम सीखेंगे सर क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। अच्छा एक काम करो, अगर इधर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सेल के लिए होगा, सॉरी बाय के लिए होता, अगर इधर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय के लिए होता तो इधर कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट सेल के लिए हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं। चाहे वो बिफोर ड्यू डेट कैंसिल हो, चाहे ऑन ड्यू डेट कैंसिल हो, चाहे आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 15 डेज, या तो ऑन 15 डेज, इस सब में कैंसिलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैंसिलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ओरिजिनल के लिए अगर आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए तो कैंसिलेशन के लिए बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर एक रेट क्या लगेगा। अगर बिफोर ड्यू डेट आप कैंसिल करते हो तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस दिन से ड्यू डेट तक फॉरवर्ड रेट लेना, बाकी ड्यू डेट में होगा तो ड्यू डेट का स्पॉट रेट, बीच में होगा तो बीच का स्पॉट रेट, 15 डेज के बाद होगा तो 15 डेज बाद का स्पॉट रेट। मतलब ये जो बिफोर ड्यू डेट, इसके लिए सिर्फ फॉरवर्ड रेट आपको लेना है, ये तीनों में स्पॉट रेट, ये तीनों में स्पॉट रेट किस दिन का, ऑफ डीओसी, डेट ऑफ कैंसिलेशन, ऑफ डीओसी, डेट ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन कैंसिलेशन हो रहा है उसी दिन का स्पॉट रेट। क्या आपको कैंसिलेशन समझ में आया, आप बोलेंगे हाँ सर। तो हम एक काम करेंगे, इसको और ऐसे नहीं समझ के हम एक चार्ट बनाएंगे। तो ठीक है, लिखो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं ये चार्ट लिख रहा हूं आपके लिए। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट,
रेट ऑफ कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेशन के लिए क्या रेट लगेगा? अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करने के लिए किए हो, कैंसिलेशन होगा बिफोर ड्यू डेट, तो कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल। कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल। ये रेट लगेगा फॉरवर्ड रेट, डीओसी टू डीडी। डीओसी टू डीडी मतलब डेट ऑफ कैंसिलेशन से ड्यू डेट तक जो फॉरवर्ड रेट रहेगा। तो अगर बाय होगा तो अब इधर आस्क लगता है, तो सेल के लिए बीड लगेगा। सेल के लिए बीड लगेगा, तो ठीक है। सेल किए वही बिफोर ड्यू डेट, तो क्या होगा? आस्क क्या होगा? वही। तो सेल के लिए अगर बीड लगता है तो आस्क, सॉरी, इधर बाय होगा, बाय के लिए आपको आस्क लगेगा। ये हो गया बिफोर ड्यू डेट। फिर ऑन ड्यू डेट नेचर में आया। अगर बाय कियो तो ऑन ड्यू डेट में इधर क्या करना पड़ेगा? सेल, तो स्पॉट रेट। किस दिन कैंसिल हो रहा है? ड्यू डेट में, तो स्पॉट रेट ऑन ड्यू डेट। तो बाय करोगे तो क्या लगेगा? कस्टमर बाय करेगा तो आस्क, तो कस्टमर सेल करेगा तो बीड। बेटा मैं आस्क बीड और नहीं लिखूंगा, क्योंकि इधर बाय होगा इसका मतलब आस्क, इधर सेल होगा इसका मतलब बीड। तो ठीक है, जहां पे बाय आएगा वहां पे आस्क आएगा, जहां पे सेल आएगा वहां पे बीड आएगा। अगर सेल तो बाय स्पॉट रेट। अब बोलेंगे आफ्टर ड्यू डेट बिफोर 15 डेज। आफ्टर बाय ड्यू डेट बिफोर 15 डेज, कस्टमर बाय तो कैंसिलेशन के लिए सेल, क्या रेट लगेगा? स्पॉट रेट ऑन डीओसी। डीओसी का मतलब आफ्टर ड्यू डेट बिफोर 15 डेज। सेल तो बाय वही रेट। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, बाय तो सेल, स्पॉट रेट 15 डेज, 15 दिन के बाद जो स्पॉट रेट रहेगा वही रेट। इधर सेल तो बाय वही रेट। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर को पे करना पड़ेगा या रिसीव करना पड़ेगा लिखोगे। फिर कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर को पे करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा लिखोगे। तो जो होगा सेटलमेंट करोगे, वो कस्टमर या तो रिसीव करेगा नहीं तो पे करेगा, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया। सारे के सारे कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, केवल रेट चेंज होगा। तो ये था हमारा क्या? कैंसिलेशन। अब हम लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा एक्सटेंशन और कुछ नहीं होता है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे, तो ठीक है। तो सारे में कैंसिलेशन का नॉलेज ही लगेगा। अब लिखो एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखो, एक्सटेंशन मीन्स cancellation of original contract,
एक्सटेंशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटरिंग इनटू ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर किए, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल किए, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल किए। आप बोलेंगे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हम करेंगे तो उसके लिए कैंसिलेशन का रूल लगेगा। इसका मतलब वो कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट हो सकता है, ऑन ड्यू डेट हो सकता है, आफ्टर ड्यू डेट हो सकता है, ऑटोमेटिक हो सकता है। तो इधर लिखो हियर फॉर cancellation of original contract, here for cancellation of original contract, here for cancellation of original contract, rule of cancellation will apply। कैंसिलेशन का रूल ही लगेगा और कुछ नहीं। उसके बाद क्या था, अर्ली डिलीवरी। अर्ली डिलीवरी का मतलब ड्यू डेट से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑनर किए हो कॉन्ट्रैक्ट को। इसका मतलब ड्यू डेट से पहले आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑनर कर दिया, ठीक है। और ड्यू डेट में और एक बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑनर हो पाएगा, ऐसा नो नहीं होगा। इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या कौन सा रूल लगेगा, बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि अर्ली डिलीवरी मतलब मुझे ड्यू डेट में देना था, मैं उसके पहले दे दिया, मैंने उसके पहले दे दिया। तो इस जब दिन जिस दिन मैंने दे दिया डॉलर, उस दिन बोलूंगा कि भाई वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था ना वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर अर्ली डिलीवरी cancellation before due date will apply and separate treatment for early delivery। will be done। अर्ली डिलीवरी के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए वो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या मॉडिफिकेशन में कुछ लेने देना नहीं है, वो सेपरेट ट्रीटमेंट। आप अगर बेचोगे तो स्पॉट में बेचोगे, आप अगर खरीदोगे तो स्पॉट में खरीदोगे। तो सेपरेट कैलकुलेशन होगा किसके लिए, अर्ली डिलीवरी के लिए। लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो जाएगा। कौन सा रूल के हिसाब से, कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट। आप बोलेंगे सर लास्ट जो केस बचा पार्शियल फुलफिलमेंट, मतलब पार्शियल ऑनर। मान लो आपका $10,000 के लिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप $6,000 ऑनर करोगे, ऑनर मतलब मानोगे, बाकी कितना $4,000 इसके लिए क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो अगर कैंसिलेशन होगा, ये बिफोर ड्यू डेट भी हो सकता है, ऑन ड्यू डेट भी हो सकता है, आफ्टर ड्यू डेट भी हो सकता है, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इतना के लिए ऑनर, इतना के लिए कैंसिलेशन का रूल लगेगा। इसको कॉपी मारो, समझो, बस यही था हम लोग का कैंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट। आप बोलेंगे सर इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन इतना आपका कॉन्सेप्ट था। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए क्लियर है तो हम अगले क्लास में इसके ऊपर सवाल करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल सम करेंगे। फिर
फॉरेक्स को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय।